हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल है। इस वीडियो में आपका भाई जो बताने वाला है वो ये है कि भारत में अंग्रेज क्यों आए, कैसे आए और उनका उद्देश्य क्या था। देखो, भारत में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है ना, वो इससे बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिक वीडियो है क्योंकि बच्चों का ना ये कंप्लीट नहीं होता है और फिर वो आगे से डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं, फिर उनको बहुत दिक्कत होती है शब्दों में। तो तुम जानते हो तुम्हारा भैया सबसे पहले क्या पढ़ाता है, बेसिक। मैं हमेशा बेसिक पर फोकस करवाता हूँ। मैं बता दूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी केवल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर समझ विकसित करना चाहते हो, देखो चैप्टर में समझ अगर तुमको चाहिए, रटना नहीं है, तब आपके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में अंग्रेज क्यों आए और कैसे आए। तो ये 1498 ईस्वी की बात है, जब आप जानते हो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। खोज नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि खोज का मतलब तो भाई भारत वो आया था एक प्रकार से, लूटने के उद्देश्य से कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि व्यापार के उद्देश्य से कह सकते हो। वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था। पुर्तगाल कहां पर है? यूरोप पर है। यूरोप में कितने देश हैं? 54 देश हैं, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीजें ना आपकी, मतलब जैसे यूरोप नाम लिया अचानक, अब आप सोचो कि यूरोप कोई देश होगा, अगर नहीं मालूम, यूरोप एक महाद्वीप है। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ शॉर्ट में हम बताएंगे। 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेजों का प्रथम आगमन। देखो, अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश आप कह सकते हो, इंग्लैंड के जो थे ब्रिटिशवादी थे, वो लोग सब पहले क्या यूरोप में व्यापार किया करते थे। यूरोप में उनको उतना फायदा नहीं होता था क्योंकि इंडिया उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी। चाइना और इंडिया दो ऐसे देश थे जो कि सबसे बड़ी शक्ति थी, और यूरोप तो भाई विश्व युद्ध में जुटा हुआ था। तो इंडिया काफी शक्तिशाली उस समय था। आज जितना हम कमजोर हैं उतना थे नहीं, चाइना के लगभग हम बराबर थे, दोनों हम अमेरिका से बहुत आगे थे, आप समझ सकते हो। लेकिन अंग्रेजों ने हमारा तहस नहस किया था, और फिर जो राजा वगैरह आए, फिर हमारी सरकार भी अब ध्यान नहीं दे रही, बात अलग है। तो ये हुआ, ठीक है। तो 1608 ईस्वी को क्या हुआ कि सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेजों का प्रथम आगमन हो गया। अंग्रेज आ गए। अब उनका उद्देश्य जो था वो क्या था कि भाई भारत पर हम व्यापार करेंगे और भारत से जो मुनाफा होगा ले जाएंगे, क्योंकि उस समय भारत में 1/4 जो है वो कृषि हुआ करती थी, मतलब समझ लो कितना बड़ा। और अंग्रेजों के पास खाने के लिए केवल 3% अन्न था, तो वो यहाँ से नहीं ले जाते तो कैसे उनका चलता। तो इसीलिए वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो जॉर्ज वाइट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है 1600 ईस्वी में, और उसका उद्देश्य देशों के साथ व्यापार करना, मतलब देशों के साथ, मतलब एशिया में जितने देश है, जैसे चाइना हो गया, हमारा इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, इन सब के साथ व्यापार करने का उद्देश्य था। लेकिन उसका उद्देश्य कैसे भारत पर शासन करने पर बदल गया, ये हम समझेंगे, क्योंकि यही तो मेन है कि भारत पर आखिर वो कैसे मतलब शासन करने के लिए सोच बैठे। तो ये इस तरीके से समझो कि एक मेहमान मान लो तुम्हारे घर में आता है, वो धीरे धीरे आपके यहाँ रहता है और आपके यहाँ मतलब खाता है और कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन उसके बाद वो देखता है कि तुम लोग किस तरीके से, मतलब परिवार में किस तरीके से फूट है, अलग अलग मतलब विभाजित हैं, क्यों एकता नहीं है। तो क्या करता है कि आप में और फूट डालना प्रारंभ कर देता है और आपको भड़काना प्रारंभ कर देता है। ओब्वियसली इस बात है, परिवार टूट गया। अब परिवार टूट गया, दोनों को आपस में लड़ाया, बीच में उसने बोला कि भाई मुझे भी इतना चाहिए क्योंकि मैंने आपका हक दिलाया, तो आपने दे दिया, फिर दूसरे राजा ने दे दिया। इस तरीके से अंग्रेजों का मन बढ़ता गया। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को 7 वर्ष बाद व्यापार का शाही फरमान प्राप्त, सूरत में, उसके बाद मद्रास में। इसका मतलब देखो, पॉइंट इसलिए लिखा हूं ताकि मुझे भी ना भूले कि मुझे क्या क्या समझाना है। तो देखो, सबसे पहले अंग्रेज 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर आ गए, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी, क्योंकि वो यूरोपीय है, यूरोप में ही आपका ब्रिटिश है, ठीक है। तो अंग्रेज जिसको बोलते हैं, अंग्रेज यूरोपीय ही थे ना। तो ये हुआ, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका उद्देश्य व्यापार था। उसके बाद अंग्रेजों को 7 वर्ष बाद भारत का शाही फरमान प्राप्त हुआ सूरत में, और उसके बाद मद्रास में। देखो, शाही फरमान का मतलब ये होता है कि राजा से ये लोग आज्ञा मांगे कि हमको आपके यहाँ व्यापार करना है, आप हमें कंपनी खोलने की कुछ जमीन दे दीजिए या हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि इजाजत का मतलब अनुमति, परमिशन मांगे, और इनको मिल गई। सबसे पहले सूरत में मिली, उसके बाद जो है मद्रास में मिली, ठीक है, सूरत में सबसे पहले मिली। अब सूरत में जैसे ही इनको मिल गई, तो अब क्या हुआ देखो, उसके बाद, ठीक है, जब जहांगीर का शासन था शायद, ठीक है, जहांगीर का बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और अकबर का था जब आए थे ये लोग। अकबर जानते होंगे, मुगल
मतलब हमारे देश का सबसे शक्तिशाली नहीं बल्कि पूरे लगभग विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था अकबर, क्योंकि उसने पूरे भारत पर अपना अधिकार किया था और वो पूरे भारत का राजा था। आप समझ सकते हो ना, अकबर, उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत धन था, सब कुछ समृद्धि, मतलब अकबर ना। लेकिन अकबर, मुगल जो थे वो ये नहीं करते थे कि हम भारत पर फिर गुलाम बना लेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे, करते थे, लेकिन उन्होंने भारत पर बहुत चीजें बनाई भी ना। देख सकते हो कितनी मस्जिदें बनाई, कितनी, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम यहाँ से लूटपाट करके दूसरे देश फिर ले जाएंगे, वो यहीं बसना चाहते थे, यहीं पर शादियां करने लगे, मतलब एक नागरिक जैसे बन गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे वो ऐसा नहीं थे, वो सोचा हम यहाँ पे शासन करेंगे, यहाँ से लूट कर जो धन है उसको हम यूरोप ले जाएंगे ना, अपने ब्रिटिश ले जाएंगे और वहां पर अपने जनता में देंगे, तो वहां की जनता खुशहाल हो, इसलिए बातें होगी। और भारत पर लूटपाट, तो भाई अपने यहाँ तुम खुशहाल कर रहे हो, एक जगह तुम मार काट कर रहे हो, तो मतलब ही क्या है। लेकिन अब देखते हो ना, भावनाएं होती हैं बस अपने देश के लिए, तो उस भावना के लिए लोग क्या ही क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। तो इसको देखें। उसके बाद अन्य यूरोपीय को कूटनीति से भारत से खदेड़ा। अब देखो, भारत से अन्य यूरोपीय जो व्यापार करते थे, ये व्यापार करने तो आ गए। अब भारत में बहुत सारे यूरोपीय देश व्यापार करते थे पहले से, जैसे पुर्तगाल हो गए, ये सब व्यापार करते थे, कपास की जो ले जाते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते थे, लेकिन अंग्रेजों को एक मोनोपोली बनानी थी। जैसे अब मान लो जियो है और एयरटेल है, जियो एयरटेल को खरीद ले और फिर मनमानी करे या भगा दे, कुछ भी गलतफहमी लोगों में पालकर कि ये ऐसे ऐसे, तो जियो की मोनोपोली हो जाएगी। और फिर जियो की मोनोपोली हुई तो रिचार्ज चाहे 500 का दे चाहे 1000 का हमको करवाना तो पड़ेगा अगर इंटरनेट यूज करना है। तो इसी तरीके से अंग्रेज मोनोपोली बनाना चाहते थे। मोनोपोली का मतलब है केवल एक ही कंपनी रह जाए इन्हीं लोगों की। तो यूरोप के जितने भी दूसरे देश व्यापार यहाँ पर करते थे, राजाओं से फूट डाली कि ऐसे हो ऐसे सब, मतलब भड़का भड़का कर कूटनीति द्वारा, कूटनीति का मतलब ये है चुगलखोरी करना, इधर उधर भड़काना ताकि वो भाग जाए। तो चुगलखोरी करके इन्होंने जितने भी यूरोप के दूसरे देश व्यापार करते थे उनको भगा दिया, मतलब वहाँ के व्यापारी फिर यहाँ व्यापार करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। भाई फिर राजा है भाई कुछ भी। अब देखो क्या हो, ये दोगला, मतलब एक प्रकार दोगला थे बस कह लो, ठीक है, दोगलापंथी बहुत की है। आगे देखो, अंग्रेज मुख्य रूप से चाय, अफीम, नील, रेशम, कपास आदि का व्यापार करते थे। अंग्रेज जो है यहाँ पर चाय, अफीम, रेशम, कपास इन सब का व्यापार करा करते थे। यहाँ से ले भी जाते थे चाय वगैरह तो वहाँ से आई, और कपास ले जाते थे, उसके जगह पर ये चांदी दिया करते थे। चांदी क्या खाया जाता है इनके यहाँ, चांदी मान लो तो चांदी क्या खाया जाता है, अनाज ले जाते थे चांदी देकर। अब राजा थे भाई, क्या ही कहें अब मतलब मुझे भी काफ़ी अजीब लगता है कि चांदी लोग खाने को नहीं रहता, लेकिन चांदी जरूर फिर खरीदेंगे। तो ये है, ठीक है। तो अंग्रेज इतना किए। उसके बाद क्या हुआ, भारतीयों में मतभेद देखा, अंग्रेज भारत पर शासन की दिशा में सोचना प्रारंभ किए। देखो फिर उसके बाद जब ये व्यापार कर ही रहे थे अपना, मतलब बस आराम से जी रहे थे भाई, तब तक अधिकार नहीं था। उसके बाद ये क्या किए कि भारत पर अधिकार करने की सोच ली। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि मान लो कोई आपका मेहमान आया है, वो आप में देख ले कि फूट है, फिर और तोड़ना प्रारंभ कर दी। इसी तरीके से अंग्रेज भारत में आए और इन्होंने देखा कि भारत की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बिखरी हुई है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पूरे भारत को चला सके। तो राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने देखा कि भाई कोई एकता नहीं है, मतभेद है, और सामाजिक क्षेत्र में भी देखा कि कई लोग धर्मों जातियों में बटे हुए, जो कि अभी भी है, इसीलिए हम लोग आगे कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में देखा, आर्थिक क्षेत्र में भी देखा, धन दौलत जो है ना इस तरीके के कि भाई लोगों के पास धन तो है लेकिन ये दूसरों की अपने लोगों की मदद नहीं करना चाह रहे। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर शासन करने की सोच लिए, जान गए कि भारतीय तो बहुत मूर्ख हैं यार, इनको आराम से हम चंगुल में अपने फंसा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो इतनी छोटी सी कंपनी इतने बड़े भारत पर किस प्रकार से शासन की होगी, तुम ही सोचो। बहुत दिमाग लगाया होगा। दिमाग क्या, दो राजाओं को आपस में लड़ा दो, उन्हें आपस में भिड़ा दो, एक के मरवा दो, फिर उसकी जमीन तुम खुद ले लो। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने, इनके हरामीपंती नहीं गई और इतने हरामी हो गए कि कुछ दिनों बाद भाड़े पर सैनिक देने लगे। अपने सैनिक जैसे मान लो बुलाए और भाड़े पर दे देते थे। तो राजा जानते हो पहले आपस में लड़ाते थे, उसके बाद जब लड़ जाते थे तो एक राजा को मान लो भाड़े पर सैनिक दे दिया और उससे मिलकर उसको दूसरे राजा को वो राजा हरा दिया। उसके बाद वो राजा जब उस पर अधिकार करता था तो वो राजा को ये बोलते थे कि हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए, क्योंकि मतलब जो पैसा है वो राजा चुका नहीं पाता था इनका। तो मतलब दोनों को लड़ा दो और फिर एक का
ले लो, और उसके बाद एक का ले लो, दूसरे से मिल गए, जिसके साथ हमने मिलकर काम किया उसी को फिर हरा दो, उसका भी ले लो, और जिसने मिला, मतलब समझ रहे हो किस तरीके से ये मतलब दिमाग लगाए। तो ये हुआ। उसके बाद भारत में मतभेद देखा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद ये भारत पर शासन करने की सोच लिए। 1750 ईस्वी तक, 1600 में आए, अब देखो 1700 ईस्वी में हम आ गए हैं, मतलब समझ रहे, लगभग 150 साल बाद तक आ गए हैं इतने में, क्योंकि यही मेन चीजें हैं समझ के लिए, और बाकी ईस्वी वगैरह इसीलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ, क्या ही मतलब ईस्वी। तो 1750 ईस्वी तक अंग्रेज भारतीय राजनीति पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिए। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज थे, वो 1750 ईस्वी तक ये क्या हुआ, भारत की जो राजनीति उस पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब जानते हो भारत कई राजा रजवाड़ों में बटा हुआ करता था, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ करता था। एक भारत कई जमीनों पर टूटा हुआ था, मतलब एकता नहीं थी। कई राजा मतलब आपस में लड़ा करते थे, मार काट तो नहीं, राजा तो बहुत अमीर था, लेकिन यही है जैसे हमारे मान लो अकबर थे, अकबर के बाद उसके पुत्र मान लो बने, उसके बाद जहांगीर, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जहांगीर की जब मृत्यु हो गई, तो जहांगीर मतलब अंग्रेजों को नहीं पसंद करते थे, तो जहांगीर की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके जो बेटे थे उनको इन्होंने आपस में लड़ाया होगा, या उसके बेटे ने दो भाइयों की अपनी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मेन चीज़ समझो कि ये लोग लड़ा देते थे बस, और भारतीय ये समझते नहीं थे, एकता नहीं थी, ठीक है। तो ये हुआ 1750 ईस्वी तक अंग्रेज भारतीय राजनीति पर हस्तक्षेप करने लगे। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला को हराया रॉबर्ट क्लाइव ने। अब इसका मतलब क्या है, देखो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। अब सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया। सिराजुद्दौला का जो सैनिक था, नहीं सॉरी सेनापति था, क्या था, जाफर नाम से कुछ था, मीर जाफर शायद, है ना, मीर जाफर ऐसे ही था। तो उसने क्या किया कि दोगलापंती की, अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजों ने बोला कि हम तो तुमको बस यहाँ का राजा बना देंगे, सिराजुद्दौला को हरा दे, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत शक्तिशाली थे, अंग्रेजों को हराए भी 2 बार। लेकिन अब बोलते हैं ना कि जब घर का बैरी लंका ढाबे, वही हाल है कि भाई जब घर का ही मान लो एक नहीं है, वही है ना कि दर्द अपनों ही देते हैं, गैरों में कहाँ दम है, क्योंकि गैर नहीं जानते कि आपका दिल किस प्रकार से दुखता है, दिल तो अपने ही दुखाते हैं। तो इसी तरीके से वो भी जानता था, ठीक है। तो ये है एक मतलब शायरी में मानना चाह रहा था, याद नहीं आ रही वो, कि दिल तो अपने ही दुखाते हैं और गैरों में कहाँ दम होता है, क्योंकि उन्हीं को पता होता है, अपनों को ही पता होता है कि आखिर ये दिल दुखता कैसे है ना। तो यही है कि भाई उसने गद्दारी की। अब गद्दारी की तो इसलिए सी बात है, सिराजुद्दौला पराजित हो गए। सिराजुद्दौला जब पराजित हो गए, तभी वहीं से मान लो अंग्रेज जो है सोच जान गए कि अब हम भारतीयों को आराम से अंगुल में ले सकते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला ही सबसे बड़ी शक्ति उस समय फिर इस समय थे, है ना। अकबर के बाद फिर मतलब और भी बहुत सारे राजाओं से इनका युद्ध हुआ, धीरे धीरे जीतते चले गए। सिराजुद्दौला से नहीं जीत पा रहे थे, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत बड़ी शक्ति थी और बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन इन्होंने फिर बस वही ना, कूटनीति, मैंने बताया कूटनीति से जीता कि भाई इसके सैनिक को मिला लो, लालच दे दिया कि मैं वहाँ का राजा तुमको बना दूंगा, और उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं राजा बनने की। तो यार इस तरीके से मतलब वो किया, और उसके बाद वहां का राजा तो इन्होंने बना दिया, वहां से कर लेने लगे। अब वो खुद ही गुलाम बन गया। मतलब ये किसी के सगे नहीं थे ना यार, अब वो कहां समझ पाते, इतने मूर्ख लोग कुछ थे। तो धन्यवाद सिराजुद्दौला को जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, बाकी उस चूतियों को क्या ही कहें, मीर जाफर को, है ना। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अब इसके बाद आएगा भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्यों, देखो इसी सब अत्याचार अंग्रेज जब करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में शासन हो गया, तब लोगों की फिर स्वतंत्रता क्रांति हुई। लगभग 1757 के नहीं बल्कि 100 साल बाद 1857 ईस्वी में लोग जान गए कि भाई अगर हम एक नहीं होंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर इसी तरीके से हमको कुचलते रहेंगे, इसी तरीके से तोड़ते रहेंगे, मरोड़ते रहेंगे। तो लोगों फिर एकता बढ़ानी पड़ी, जानबूझकर लोगों को एकता बढ़ानी पड़ी, ठीक है। तो थंबनेल ले रहा था, तो ये है, तो एकता जानबूझकर फिर लोगों को बढ़ानी पड़ी, जिससे क्या हुआ कि बस फिर क्या हुआ, जहाँ से शुरुआत होती है हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि 1857 ईस्वी के बाद जब फिर कब आए थे महात्मा गांधी, 1900 ईस्वी के बाद 1915 में आए, याद नहीं है, देखो तिथि किसी को याद नहीं रहती, सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं याद है। तो उस समय फिर अंग्रेज
को भगाना प्रारंभ हुआ और फिर उसके बाद आता है हमारा आपके चैप्टर की बारी। तो आपके चैप्टर से हम अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे, तो इसको समझ लेना, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है कि भाई अंग्रेज कौन थे, क्यों आए इंडिया पर, उनका उद्देश्य क्या, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, बेसिक चीज़ें। उसके बाद आपका आएगा नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध है ना, और फिर मतलब पढ़ेंगे वो क्या है सत्याग्रह, ये सब सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन जितने भी गांधी जी के हुए, किस तरीके से आज़ाद हुआ हमारा भारत, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। लेकिन जो राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हुई थी वो इन्हीं कारणों हुई थी, क्योंकि भाई आप किसी को इतना मत कुचलो कि फिर वो आपके ऊपर भड़क उठे। मैं हमेशा बोलता हूँ और मेरे शायद FB में भी मैंने ये लिखा है कि किसी को इतना मत जलाओ कि वो मतलब किसी से इतना मत जलो कि आप ही जल जाओ, और किसी को इतना मत सताओ कि वो भड़क उठे। तो वही है कि हमारे इंडियनों को बहुत सताया, फिर वो भड़क उठे, फिर बम फूटा और इनको भगा दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दी। बाकी आपकी इच्छा, जिसने पूरी वीडियो देखी तो धन्यवाद। तो आपने अगर वीडियो देखी पूरी तो कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए, और नहीं देखी तो क्या ही कहें, जिसको नहीं समझना नहीं समझे। लेकिन मेरे वीडियो पर व्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन जो समझते हैं मुझसे वो ही जानते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, यही बोलेंगे। तो बस ख़त्म करते हैं।